नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते होंगे कि इस साल के अंत में देश के 4 राज्यों में चुनाव होने वाले थे। ये राज्य है महाराष्ट्र, झारखंड, हरियाणा और जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर और हरियाणा को लेकर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने तारीख की घोषणा कर दी है, यानी कि नॉमिनेशन कब फाइल किया जाएगा, वोटों की गिनती कब होगी और वोट कब डाले जाएंगे। ये 2 राज्यों को लेकर के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपना ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया, प्रेस रिलीज कर बता दिया कि कब हरियाणा और कब जम्मू कश्मीर में चुनाव होंगे। महाराष्ट्र और झारखंड को लेकर अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से कोई जानकारी नहीं आई है कि महाराष्ट्र और झारखंड में कब चुनाव होंगे। ऐसे में हम ये 2 राज्य हरियाणा और जम्मू कश्मीर को लेकर चर्चा करेंगे कि हरियाणा में किसकी सरकार बनने की संभावना है, यानी कि हरियाणा में जो 1 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे और 4 अक्टूबर को जो वोटों की गिनती होगी तो वहाँ किसकी सरकारें बन सकती है। दूसरा जम्मू कश्मीर में लगभग पूरे 10 साल बाद विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है। तो ये 10 साल बाद जो वहाँ विधानसभा का चुनाव हो रहा है, तो वहाँ इस बार चुनाव का माहौल क्या है, यानी किसकी सरकार बन सकती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि जम्मू कश्मीर काफ़ी कुछ पहले से बदल चुका है। वहाँ से आर्टिकल 370 खत्म हो चुका है, अनुच्छेद 35A खत्म हो चुका है। 10 साल बाद विधानसभा का चुनाव हो रहा है। ऐसे में सबकी नज़र जम्मू कश्मीर पर होगी कि जम्मू कश्मीर में किसकी सरकार बनती है। तो हम ये 2 महत्वपूर्ण राज्यों की चर्चा करेंगे जहां हाल फिलहाल में चुनाव होने वाला है। सबसे पहले हम जम्मू कश्मीर की चर्चा करते हैं। जम्मू कश्मीर में अभी फिलहाल 90 विधानसभा की सीट है नए परिसीमन के बाद। इससे पहले वहाँ 87 विधानसभा की सीट थी और 87 विधानसभा की सीट जो थी वहाँ 2014 में चुनाव हुए थे जम्मू कश्मीर में। तो उस समय जम्मू कश्मीर PDP, जिसकी अभी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती में है इस पार्टी की, तो महबूबा मुफ्ती की पार्टी जो है 28 सीटें जीत पाई थी 87 में से। बीजेपी वहाँ दूसरे नंबर की पार्टी रही थी 2014 में और उन्हें 25 सीट पर जीत मिली थी। और जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस जो उमर अब्दुल्ला की पार्टी है, उन्हें 15 सीटों पर जीत मिली थी। यानी उनका परफॉर्मेंस 2014 के विधानसभा चुनाव में काफ़ी निराशाजनक रहा था। इसकी एक्सपेक्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस ने की नहीं थी। इसके अलावा जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, उन्हें 12 सीट पर वहाँ जीत मिली थी और अदर के खाते में 7 सीटें गई थी। रिजल्ट आने के बाद जम्मू कश्मीर में सरकार PDP और बीजेपी ने मिलकर बनाई। फिर दोनों के बीच गठबंधन टूटा और वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा। राष्ट्रपति शासन के बाद आप तो जानते होंगे 2019 में केंद्र सरकार ने वहाँ से आर्टिकल 370 और 35A निरस्त कर दिया, जिसके बाद वहाँ के जो बड़े बड़े लीडर हैं उसे कुछ दिनों तक नज़रबंद रखा गया। काफ़ी लंबे समय तक वहाँ कर्फ्यू रहा। वहाँ पर एक तरफ बीजेपी जो सत्ताधारी पार्टी है वो वहाँ पर विकास की गंगे की मतलब बह रही है, ऐसी कह रहे हैं, मतलब कि वहाँ अलग अलग विकास को लेकर के दावे कर रहे हैं कि वहाँ पर अब पत्थरबाजी खत्म हो गई, आतंकवाद की घटना कम हो गई, वहाँ विकास की गंगे बह रहे हैं, वहाँ पर इन्वेस्टमेंट हो रहा है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो रहा है, नए नए फैक्ट्रियाँ खुल रही है। वहीं जो दूसरी तरफ अपोजिशन पार्टी है, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या फिर जम्मू कश्मीर की जो PDP हो या फिर कांग्रेस, वहाँ पर मानवाधिकार के हनन, इसके अलावा अलगाववाद को और बढ़ावा मिलने जैसी बातें कह रही है। इन सब के बीच जम्मू कश्मीर को लेकर मूड ऑफ द नेशन ने एक सर्वे किया और मूड ऑफ द नेशन यह जानने की कोशिश की है कि जम्मू कश्मीर में इस चुनाव में मुख्य मुद्दा क्या है, यानी लोगों के लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या है। तो इस सर्वे के मुताबिक बेरोजगारी को 47% लोग सबसे बड़ा मुद्दा मानते हैं इस विधानसभा चुनाव में। वहीं महंगाई को 17% लोग सबसे बड़ा मुद्दा मानते हैं, विकास को 11% लोग सबसे बड़ा मुद्दा मानते हैं, भ्रष्टाचार को 4% लोग सबसे बड़ा मुद्दा मानते हैं, कानून व्यवस्था और किसान को 1% लोग सबसे बड़ा मुद्दा मानते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बेरोजगारी जो इस समय देश का भी सबसे बड़ा मुद्दा है और इसी बेरोजगारी के मुद्दे पर इंडिया ब्लॉक ने चुनाव प्रचार प्रसार किया था। सबसे ज़्यादा जो आक्रामक प्रचार प्रसार था वो यही बेरोजगारी का मुद्दा था, जिस कारण इंडिया ब्लॉक का मतलब कि अच्छा परफॉर्मेंस रहा और बीजेपी का उम्मीद से खराब परफॉर्मेंस रहा। यही बेरोजगारी मुद्दा था देश के लोकसभा चुनाव के समय भी, और बेरोजगारी इस समय भी जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा मुद्दा है। और जम्मू कश्मीर की जो मुख्य पार्टी है वो PDP है, बीजेपी है, कांग्रेस है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है। यहाँ पर कुछ दिनों पहले जैसे ही चुनाव आयोग ने डेट का अनाउंसमेंट किया, सभी पार्टी चुनाव के तैयारियों में जुट गई और इस सिलसिले में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर का दौरा किया। और इस दौरे के दौरान ही उमर अब्दुल्ला की जो पार्टी है नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच गठबंधन की घोषणा की गई, यानी कि इस चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी गठबंधन में रहकर चुनाव लड़ेगी।
इसके पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट आने शुरू हो गए। एक तो पॉजिटिव इम्पैक्ट यह है कि जम्मू कश्मीर के जो फिलहाल परिस्थिति को देखे, चाहे जितने सर्वे आई है, वहाँ पर ऐसी कोई भी पार्टी नहीं है जो अकेले बल पर चुनाव लड़के सरकार बना ले। अब जब नेशनल कॉन्फ्रेंस और इंडियन नेशनल कांग्रेस का वहाँ गठबंधन हो गया, इससे पहले भी वो गठबंधन में चुनाव लड़ चुके हैं, गठबंधन में सरकार का हिस्सा रह चुके हैं, तो अब जब इनके बीच गठबंधन हो गया है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए एक उम्मीद जती है कि शायद मेरा गठबंधन जो इंडिया ब्लॉक के गठबंधन है, ये चुनाव अब जीत सकती है, क्योंकि यहाँ पर अब नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस दो बड़ी पार्टी का गठबंधन हो गया। बीजेपी अकेले इस चुनाव में लड़ेगी, क्योंकि पीडीपी और बीजेपी का जो एजेंडा है वो एक जैसा मैच नहीं खा रहा। भले 2014 में दोनों सरकार बना ली थी, लेकिन अभी तो अलग अलग लड़ेगी। तो यहाँ पर इस गठबंधन, जो इसे इंडिया गठबंधन कह सकते हैं, इसका पलड़ा भारी है, क्योंकि वहाँ पर लगभग पीडीपी हो, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, बीजेपी हो और कांग्रेस हो, कोई भी बहुत ज़्यादा मजबूत स्थिति में नहीं, यानी सब लगभग इक्विवेलेंट है। मतलब सबकी परिस्थिति वो है कि वो अकेले बल पर सरकार बना नहीं सकती। ऐसे में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की जो गठबंधन हो गया, तो यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस एक मजबूत स्थिति में दिख रही है। लेकिन दूसरा जो निगेटिव इम्पैक्ट ये है कि जैसे जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और इंडियन नेशनल कांग्रेस का अलायंस का घोषणा हुआ, गठबंधन की घोषणा हुई, वैसे ही बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर हो गई, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो अपना मैनिफेस्टो जारी किया था इस गठबंधन से 1 या 2 दिन पहले, उस मैनिफेस्टो में उन्होंने कहा था कि अगर मेरी सरकार बनेगी तो हम आर्टिकल 370 को बहाल करेंगे। हालांकि जहाँ तक मुझे भी लगता है और कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि ये तो फिर एक जुमलाबाजी हुआ या एक मैनिफेस्टो में सिर्फ एक वादा करना हुआ, बाकी 370 को तो बहाल करना अब लगभग इम्पॉसिबल है। मतलब ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में इसकी घोषणा की। तो इसको लेकर ही बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है कि क्या कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जो गठबंधन की है, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के उस एजेंडा का समर्थन करती है कि अगर जम्मू कश्मीर में सरकार बनती है नेशनल कॉन्फ्रेंस और इंडियन नेशनल कांग्रेस को मिलाकर, तो क्या आर्टिकल 370 को कांग्रेस फिर से बहाल कर देगी। इसको लेकर के बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है। दूसरा, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो अपने मैनिफेस्टो में घोषणा की कि हम पाकिस्तान के साथ वार्तालाप करेंगे अगर जीत कर आएंगे, तो उन्होंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी जो मतलब बीजेपी के एक बहुत बड़े लीडर रह चुके हैं, सबसे पहले बीजेपी की ओर से प्रधानमंत्री वही बने थे, उन्होंने कहा था कि हम दोस्त तो बदल सकते हैं लेकिन अपने पड़ोसी को नहीं बदल सकते, यानी कि पड़ोसी के साथ संबंध अच्छे होना चाहिए। और उन्होंने ये बात की घोषणा की कि अगर मेरी सरकार बनती है तो हम पाकिस्तान के साथ जो लगभग लंबे समय से वार्तालाप बंद है, कोशिश करेंगे कि रिश्ते को पटरी पर लाए। ये कुछ हद तक सही भी है, क्योंकि पड़ोसी के देशों के साथ रिश्ता अच्छा होना चाहिए। लेकिन इसको लेकर के बीजेपी दूसरे एंगल से कांग्रेस या नेशनल कॉन्फ्रेंस पर हमलावर है। बीजेपी का कहना है कि पाकिस्तान के साथ वार्तालाप कर या बातचीत कर क्या अलगाववाद को बढ़ावा देगी इंडियन नेशनल कांग्रेस, क्या टेररिज्म को बढ़ावा देगी। इसके अलावा भी कई ऐसे मैनिफेस्टो में जो घोषणा किए गए, इस घोषणा को लेकर के बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है कि कांग्रेस जो नेशनल कॉन्फ्रेंस से गठबंधन की है, तो क्या वो सभी मैनिफेस्टो में किए गए वादों पर कांग्रेस एग्री है। वो भी मानती है कि हम सरकार बनाएंगे तो हम आर्टिकल 370 को बहाल कर देंगे। क्या वो भी मानती है कि अगर हम सरकार बनती है तो हम पाकिस्तान के साथ वार्तालाप करेंगे। इसके अलावा और जो कई अहम लगभग 12 या 13 घोषणाएं हैं, इससे जुड़ा हम एक शॉर्ट वीडियो भी इस पर अपलोड किए हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने क्या क्या घोषणा की है, चाहे तो आप उसको देख सकते हैं। तो इन सब को लेकर के वहाँ पर बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस ये जानती है कि जो जम्मू कश्मीर के अभी भी बहुत सारे लोगों का मेन मुद्दा है आर्टिकल 370, इसलिए उन्होंने जानबूझकर मैनिफेस्टो में इस मुद्दे को उठाया कि अगर मेरी सरकार बनेगी तो हम आर्टिकल 370 की बहाली करेंगे। वहीं कांग्रेस पार्टी के जो सीनियर लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी जो जम्मू कश्मीर की यात्रा पर गए थे, उन्होंने कहा था कि मेरे लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने जजमेंट में कहा था कि केंद्र सरकार जल्द से जल्द प्रयास करे, जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की कोशिश करे। जैसा कि आप जानते होंगे 2019 में जब जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 और 35A को हटाया गया तो जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया। एक बना लद्दाख और दूसरा बना जम्मू एंड कश्मीर। लद्दाख के पास तो अपनी असेंबली भी नहीं है, लेकिन जम्मू कश्मीर यूनियन टेरेटरी मतलब केंद्र शासित प्रदेश होने के साथ ही उनकी अपनी असेंबली है। अपनी असेंबली जैसे कि दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन वहाँ पे विधानसभा का चुनाव होते हैं, वहाँ पर मुख्यमंत्री होते हैं, लेकिन वो एक यूनियन टेरेटरी है, केंद्र शासित प्रदेश। ऐसा ही जम्मू कश्मीर
वहाँ भी ये केंद्र शासित प्रदेश है, यानी बहुत ज़्यादा अधिकार नहीं है, जितने राज्य को मिलता है उतना अधिकार नहीं है, लेकिन वहाँ चुनाव होंगे, वहाँ पर चीफ मिनिस्टर बनेंगे किसी न किसी पार्टी का। तो ये रहा जम्मू कश्मीर को लेकर मुख्य बातें। इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव में जम्मू कश्मीर में 87.09 लाख जो मतदाता वोट करेंगे, जिनमें से महिला मतदाता की बात करें तो 42.06 लाख है, पुरुष मतदाता 44.49 लाख है। पहली बार वोट करने वाले युवा मतदाता की बात करें तो 3.71 लाख है, जो विधानसभा चुनाव में पहली बार वोट करेंगे। और 20 से 29 साल की उम्र वाले युवा मतदाता की बात करें तो वो 20.7 लाख है। इतने लोग इस बार विधानसभा चुनाव में पार्टिसिपेट करेंगे जम्मू कश्मीर में। दूसरा महत्वपूर्ण राज्य हरियाणा में भी 90 विधानसभा की सीट है। पिछली बार की बात करें, पिछली बार 2019 में यहाँ पर बीजेपी को 40 सीटें मिली थी और बीजेपी का जो वोट परसेंटेज था वो 36.49। वहीं इंडियन नेशनल कांग्रेस को 31 सीटों पर जीत मिली थी और उनका जो वोट परसेंटेज था वो 28.06। जेजेपी जो वहाँ के दुष्यंत चौटाला की जो पार्टी है, उन्हें वहाँ पर 10 सीटों पर जीत मिली थी और उनका वोट परसेंट था 14.8। लेकिन अभी 2024 में विधानसभा चुनाव को लेकर पोल ट्रैक्टर ने अपना एक ओपिनियन पोल जारी किया है। ये ओपिनियन पोल सबको हैरान करके रख दिए, क्योंकि इस बार हरियाणा में बड़ा उलटफेर होने जा रहा है। कांग्रेस पार्टी एक मजबूती से वहाँ सरकार बना सकती है, ऐसा इस ओपिनियन पोल में दावा किया गया है। कांग्रेस पार्टी को हरियाणा विधानसभा चुनाव में 46 से 59 सीटों पर जीत मिल सकती है, यानी वहां सरकार बनाने के लिए 45 सीटें चाहिए, बहुमत से ज़्यादा सीटें मिल सकती है, किसी भी पार्टी से अलायंस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वहीं वोट परसेंटेज कांग्रेस पार्टी का इस बार हरियाणा में 46% हो सकता है। आश्चर्यजनक, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2019 में जहाँ कांग्रेस पार्टी को 28% वोट मिला था, वो इस बार 46% तक जा सकता है। एक बड़ा जंप हरियाणा में कांग्रेस पार्टी को मिलने जा रहा है। वहीं बीजेपी की बात करें तो बीजेपी को इस बार सिर्फ और सिर्फ 21 से लेकर 29 सीटें मिल सकती हैं, यानी बीजेपी यहाँ काफ़ी पिछड़ रही है। बीजेपी का वोट परसेंट 29% रह गया, जो 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 40 सीटें मिली थी और उसका वोट परसेंट 36 पॉइंट कुछ था, घट करके 29% वोट हो गया है। और सीटें की संख्या बताई जा रही है कि 21 से लेकर के 29 के बीच हो सकती है, यानी बीजेपी के हाथ से यहाँ से सत्ता खिसक जाएगी अभी के ओपिनियन पोल के मुताबिक। तीसरी जो पार्टी वहाँ बनकर उभरेगी वो जेजेपी का हाल भी यहाँ बुरा है, क्योंकि वहाँ जो जाट वोट है वो जेजेपी से खफा है, नाराज़ है और वो जाट वोट कांग्रेस में शिफ्ट हो रहे हैं। तो जेजेपी को इस बार मात्र 2 से 5 सीटें मिलेगी और उसका वोट परसेंट भी काफ़ी नीचे गिर गया, 9% वोट मिलने की उम्मीद है, जहां उन्हें उस समय लगभग 15% वोट मिले थे, यानी यहां पर उन्हें 6% का वोट का नुकसान हो रहा है। तीसरी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी पहली बार हरियाणा में अपनी किस्मत आजमा रही है, लेकिन कुछ खास परफॉर्मेंस हरियाणा में आम आदमी पार्टी करती नज़र नहीं आ रही है। इस ओपिनियन पोल के मुताबिक हरियाणा में आम आदमी पार्टी को 0 से 1 सीटें मिल सकती है, वहीं उनका वोट परसेंटेज जो है वो 2% रह सकता है। अदर की बात करें तो अदर के खाते में 7 से 9 सीटें जाएगी और वोट परसेंट अदर का 14% हो सकता है। ये हरियाणा को लेकर के पोल ट्रैक्टर ने अपना ओपिनियन पोल जारी किया है। वहीं हरियाणा को लेकर और भी चर्चा है कि जो महिला पहलवान है विनेश फोगाट, वो कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ सकती है। इस चुनाव में कांग्रेस को लेकर प्रचार प्रसार करती नजर आएगी। काफ़ी कुछ हरियाणा को लेकर के मीडिया हाउसेज में चल रहा है, यानी कि हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में लगभग कांग्रेस की सरकार बनती दिख रही है अभी तक के रिपोर्ट और सर्वे के मुताबिक। वहीं जम्मू कश्मीर में कुछ नहीं कहा जा सकता, हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का जो गठबंधन है इसकी ज़्यादा उम्मीद है कि ये सरकार बना सकती है, क्योंकि ये दोनों अलायंस में चुनाव लड़ रहे हैं। बाकी वहाँ पर बीजेपी या टीडीपी का किसी के साथ अभी तक कोई अलायंस नहीं है। यानी कि दोनों राज्य की बात करें तो दोनों राज्य में से कहीं भी बीजेपी के लिए कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही है। न बीजेपी का हरियाणा में सरकार बनता दिख रहा है, न बीजेपी का जम्मू कश्मीर में सरकार बनता दिख रहा है अभी तक के सर्वे के मुताबिक। कुछ ही दिनों बाद फिर महाराष्ट्र और झारखंड में भी चुनाव होंगे और झारखंड और महाराष्ट्र को लेकर के भी जो अब तक सर्वे आ रहे हैं, हालांकि अभी वहां चुनाव की घोषणा नहीं है, तो अब तक के सर्वे के मुताबिक झारखंड और महाराष्ट्र में भी बीजेपी सरकार नहीं बना पाएगी। यानी ये जो 4 राज्य है जहां पर इस साल में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, इन चारों राज्यों में बीजेपी को एक बड़ा झटका लग सकता है।
बाकी इस तमाम सर्वे, तमाम रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स खुला कमेंट कर सकते हैं। जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।